इंडोनेशिया में G20 समिट के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक छोटी सी मुलाकात क्या हुई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। सियासत को पूरा मसाला मिला। गलवान संघर्ष के बाद मोदी और जिनपिंग की ये पहली मुलाकात थी। 2-2.5 वर्षों में यूं तो दोनों नेता एक मंच पर कई बार दिखे, लेकिन मिलकर भी नहीं मिले। ना दुआ सलाम हुई, ना हाथ मिलते दिखे, फिर दिल मिलने की तो बात ही दूर की है। लेकिन कल G20 के दौरान शी जिनपिंग पास आए तो मोदी खुद कुर्सी से उठकर उनसे मिले। दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया, बातचीत भी की। दोनों के हाव भाव भी काफी पॉजिटिव लग रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। इसलिए लगा कि गलवान के बाद बर्फ कुछ पिघली। चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, आर्थिक शक्ति है, हमारा पड़ोसी भी है, कई मामलों में शत्रु भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, कई विवाद भी हैं चाइना के साथ। और बिना लाग लपेट के ये भी मान लें कि ताकत के मामले में भी हमसे कोई कम नहीं है। इस लिहाज से माने तो मुलाकात प्लस प्लस रही। रिश्तों में एक जो खिंचाव था या तनाव था वो थोड़ा सा कम होता दिखा, लेकिन देश की कुछ सियासी पार्टियों को ये पसंद नहीं आया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये उनके बयान कह रहे हैं। उन्हें ये मुलाकात हजम नहीं हुई, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उनका ट्वीट। इसलिए उन्होंने बयानों की झड़ी लगा दी और बार बार ये पूछा कि मोदी जी आपने जिनपिंग को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई। ये जो ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, द वर्ल्ड हैज सीन द ऑफिशियल वीडियो एंड नोज बाय नाउ हु मेड द मूव टू गो एंड ग्रीट शी, यानी किसने पहल की, शुरुआत की। और उसके बाद लिखा व्हाई हैज मोदी नॉट ट्वीटेड अबाउट इट लाइक ही हैज डन फॉर अदर लीडर्स, कि नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बारे में या इस हैंडशेक के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, जैसा कि दूसरे लीडर्स के बारे में बताया गया है। और व्हाट इज देयर टू हाइड। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं क्या कुछ छिपाने वाली बात है क्या। जिस G20 समिट में देश का प्रधानमंत्री विश्व शांति का संदेश दे रहा हो, रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने का फॉर्मूला दे रहा हो और जो फॉर्मूला पूरी दुनिया को जच भी रहा हो, उसी प्लेटफॉर्म पर क्या नरेंद्र मोदी को चाइना के साथ तनातनी वाला, युद्ध वाला जेस्चर देना चाहिए था क्या? और अगर नहीं दिया तो क्या ये माना जाए कि लाल आंख के बहाने विपक्ष देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है? क्या मोदी को लाल आंख दिखाकर वहां युद्ध के बीज बो देने थे? ये वो सवाल है जो ताल ठोक के आज हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर रिपोर्ट। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। आप साइडलाइन पे मिलके झप्पियां दे के, झप्पियां लेके, यानी तो झूले पे झूल के, नदी के किनारे उनके नेता के साथ पैदल चल के, जो ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर आज हम ये जो बहस है इसे 2 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। तो पहला हिस्सा होगा वो सियासी बयान जिनमें ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई, और इसीलिए हम भी पूछ रहे हैं कि तो क्या मोदी G20 समिट में युद्ध छेड़ देते। और हमारी इस डिबेट का दूसरा हिस्सा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जिसमें लगता है उसे डर है कि अगला G20 समिट भारत में होने पर कांग्रेस के लिए चुनावी खतरा हो जाएगा। भारत अगले G20 समिट की अध्यक्षता करेगा। लेकिन जयराम रमेश का ट्वीट जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें उन्होंने डर दिखाया कि अगर भारत में 2023 का G20 समिट हुआ तो मोदी 2024 के चुनाव में इसका सारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 मुद्दे हैं जिन पर आज हमारी बहस होगी। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जफर इस्लाम है, हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन है, अशोक सज्जन आरजी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और साथ ही AIM के स्पोक्स पर्सन वारिस पठान भी हमारे साथ हैं। तो पहला कॉमेंट तो वारिस पठान आप ही का, अगर प्रधानमंत्री एक G20 समिट जैसे मंच पर होते हैं
तो भी इस तरह से ये खींच वाली पॉलिटिक्स, ये डिमीन करने वाली पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? इस पर आपका जवाब। देखिए, डिमीन वाली पॉलिटिक्स नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाना चाहिए। और आप हम सब ने वीडियो देखा किस तरह प्रधानमंत्री जाके जी को मिल रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, मगर ना लाल आंख दी जा रही है, ना 56 इंच का सीने के अंदर इतनी ताकत है कि वो चाइना से पूछ सके कि बताइए कि क्यों हमारे यहाँ पे इतने सारे आप लोगों ने घुस गए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप आकर बैठ गए हो, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं सवाल करेंगे। तो ये डुप्लीकेसी दिखाता है ना। ये चाइना ने आपने देखा नहीं था आदित्य जी क्या हुआ था, हमारे कितने लद्दाख के अंदर 20 हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा था, यही थे ना चाइना। चाइना बोलता है कि खामोश है, मोदी जी के मिनिस्टर बोलते हैं कि कोई नहीं घुसा, मगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आज भी वहाँ के लोग, स्थानीय लोग वीडियो बना के भी भेज रहे, दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीनी लोग वहाँ पे घुस कर अपने घर बना लिए हैं, रास्ते कब्जा कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। जब इतना तनातनी का मामला है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरूर 56 इंच दिखाकर सीना दिखाना चाहिए था, मगर वो तो चाइना का नाम भी नहीं लेना पसंद करते। बताइए मुझे, नरेंद्र मोदी जी ने कब चाइना का नाम लिया इतनी सारी स्पीचों के अंदर? तो क्या चलेगा। अब नरेंद्र मोदी जी की तो बात ही अलग है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भी कभी कभी बात कर लेते हैं, उसको तो लोगों ने जुमला ही समझ लिया। क्योंकि अब मैं आपको एक तरफ और ले चलूंगा प्रधानमंत्री की बताने के लिए। पहले जो आपने बातें उठाई है इस मुद्दे पर, उस पर जवाब ले लीजिए। जफर इस्लाम से जवाब ले लीजिए। जफर इस्लाम। देखिए आदित्य जी, इनको समझाना पड़ेगा, शायद इनकी समझ बहुत छोटी है। ये ओवैसी साहब की पार्टी के बियॉन्ड और उसका जो एजेंडा है देश को तोड़ने वाला, उसके बियॉन्ड निकल ही नहीं पाते हैं। इनको समझना पड़ेगा। G20 समिट में गए हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ के 20 दुनिया के 20 टॉप लीडर्स वहाँ पर हैं, और शिष्टाचार डिमांड करता है कि अगर कोई सामने आमने दिखे तो नमस्ते, हेलो, हाय, जो देश की जो संस्कृति है उसके हिसाब से करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इनको ये भी शायद नहीं मालूम होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है अगले बार इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा, ये होस्ट करेगा, होस्ट कंट्री इंडिया रहेगा। ऐसे में सभी देश के जो लीडर्स आए हुए हैं उनके साथ एक शिष्टाचार के नाते हाथ तो मिलाना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। और एक समिट में आप बैठे हुए हैं, कोई यहाँ से उड़ के चाइना तो नहीं चले गए भाई, बाली में है, बाली में सभी लोग आए हुए हैं और ये शिष्टाचार के नाते होना चाहिए। ये सब सारी बातें वही कह सकते हैं जिसको देश से प्यार नहीं होगा। अगर देश से प्यार होगा तो ऐसी बात नहीं। गलवान में हमने क्या सीना ठोक के नहीं उसको चाइना को जवाब दिया? क्या गलवान हमने उनको जब जरूरत पड़ी चाइना को सीधे मुंह जवाब दिया? ऐसा नहीं कि उनके आंखों से आंखें नहीं मिला के आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया। और जब उनके जवानों ने गलत हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि नहीं? वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। और साथ ही हमारे डॉक्टर उदित राज भी यहाँ हमारे हमने खोया, हमने 20 जवानों को खोया, हमको उसका दुख है। हमने शहादत हुई हमारे 20 जवानों की। डॉक्टर उदित राज ये कह रहे हैं जब आप G20 समिट जैसे मंच पर होते हैं तो कर्टसी भी कोई बात होती है, कर्टसी का भी सम्मान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री क्या चाइना चले गए हैं? नहीं, बात सच है जो जफर इस्लाम जी कह रहे हैं उसमें वो गलती नहीं है। मैं वहाँ पर कोई गलती नहीं मानता हूँ कि G20 समिट में टॉप लीडर्स हैं, गए हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी विदेश की यात्रा करते हैं, आते हैं, आने पर तो हजारों कार्यकर्ता रास्ते में इनका स्वागत करते एयरपोर्ट से कि जैसे कि लंका जीत के आए हैं। और जैसे कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो मोदी जी क्या कहते थे, उस बात को इस समय स्मरण भी कराना चाहिए कि चीन को के साथ में हंस के बात कर रहे थे, वहाँ लाल आग दिखाना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज हम इनसे पूछते हैं कि आप गए समिट में मिले और उसके बाद में जो इस देश के अंदर प्रचार है, देखिए प्रचार यह है कि वर्ल्ड लीडर हो गए, प्रचार हो गया कि बड़ा स्वागत हुआ और मतलब है कि इनकी बात को लोगों ने माना, इनकी बात को, मोदी जी की बात को मान करके पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोक दिया। उल्टा यही हुआ कि पुतिन मास्को जाते जाते ही
पलट गए और कहा कि 3 लाख आदमी और तैयार करके यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करना है, यानी बड़ा रिप्रेसिव मेजर लेना है। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से हाइपरबोलिक या चढ़ा बढ़ा करके कि जैसे कभी कोई हुआ ही नहीं हो, आखिर में रिजल्ट क्या है? लाल लाल आंख दिखा देना चाहिए था। वहाँ एक अलग से भी बैठ करके 1 to 1 कर सकते थे कि हम आपसे 1 to 1। मैं ये नहीं कहता कि फोरम में कोई ये बात करिए, G20 फोरम में नहीं हो सकता, वो असभ्यता की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी डिमांड नहीं करती है। लेकिन यही परिस्थिति तो उस समय मनमोहन सिंह जी के लिए भी तो होता था कि जब इंटरनेशनल फोरा हुआ करता था उस पे जाते थे तो तब ये मोदी जी कमेंट करते थे करते क्या है ये, क्यों चुप रहते हैं, लाल लाल आंखें क्यों दिखाते? उस दिनों को मैं याद दिलाता हूँ। एक तो कह रहे हैं कि लाल लाल आंख दिखाया कि नहीं दिखाया? ठीक। वो कह रहे हैं बायलैटरल कर लेते और उसमें लाल आंखें दिखा लेते। वो कहते हैं हम समझ सकते हैं कर्टेसी जो है उसका सम्मान होना चाहिए, पर इसी कर्टेसी का सम्मान तो तब भी होना चाहिए था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। आपका जवाब? चलिए, कांग्रेस के कुछ लीडर ऐसे हैं, जैसे उदित राज जी हैं, उन्होंने कम से कम इस बात को तस्लीम तो किया कि कर्टेसी नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या ये तो ठीक है G20 समिट है, यहाँ मजबूरी है एक दूसरे के साथ शिष्टाचार दिखाना, लेकिन जब गलवान के इसमें जब हो रहा था तो क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपको राहुल गांधी जी को चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे खाना होस्ट किया गया और वहाँ चले गए? ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी थी? ऐसी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी ना। उससे देश कमज़ोर होता है और देश की जो स्थिति कमज़ोर होती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बाकी कांग्रेस के लीडर के बारे में नहीं टीका टिप्पणी करता हूँ, लेकिन उदित राज जी को मैं जानता हूँ कि वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, वेल क्वालिफाइड इंसान हैं, और उनको इनके दुनिया की बातें समझ में आती है। इतना तो खुद देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में भारत का रुतबा देश में बढ़ा है कि पूरे देश और दुनिया दोनों में बढ़ा है कि नहीं? क्या आज स्टैंडिंग भारत की बढ़ी है कि जिस कर्टेसी की बात आज आप करते हैं, जफर इस्लाम जी, उनका जो सवाल था मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वो हाथ उठा रहे हैं काउंटर करने के लिए आपको। उनका सवाल ये था कि हम कर्टेसी का सम्मान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिससे कि देश जो है वो शर्मसार हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। उनका कहना यह है यही सिचुएशन तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी थी। वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अरे नहीं, मनमोहन सिंह जी ने कभी देश को इस तरह से, मैं नहीं कह रहा हूं मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री जी ने देश के खिलाफ काम कर दिया, या लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मंच पे भारत की मजबूती से दावेदारी हर चीज की होनी चाहिए थी, वो कहां हुई है? नहीं हुई ना। आज देखिए, भारत जो है ओलंपिक की भी कोशिश कर रहा है, भारत आज जो है G20 के प्रेसिडेंसी की भी बात आ रही है कि अगले साल यहाँ होगी। ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो भारत के बिना होती नहीं है। भारत को इंगेज करना पड़ता है। चाहे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का रुख देखिए, अप्रोच देखिए, सल्यूट कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री को। ये अपने आप में आपने देखा है कि नहीं फोटो? वो ये पहले कभी देखा नहीं गया था। भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से शिष्टाचार के साथ मिलना कभी हुआ नहीं था। ठीक है, जवाब लीजिए। राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। भारत का जो सम्मान और कद इस वक्त है, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जफर इस्लाम साहब की व्यवस्था है, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखेंगे, लेकिन डिप्लोमेसी को घरेलू राजनीति के साथ जोड़कर जो लोग भी देखते हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और G20 हो या यूनाइटेड नेशंस हो, कॉमनवेल्थ हो, आसियान हो या सार्क हो, ब्रिक्स हो, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब कोई राजनेता जाता है तो वो व्यक्ति नहीं होता है। एक देश को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ हिंदुस्तान की बात होती है। और ये 140 करोड़ लोगों की जो एक विराट शक्ति है हिंदुस्तान की, एक विश्व का एक बड़ा बाजार है। और निसंदेह जो भारत में हाल के दिनों में पिछले 7 दशकों में भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है, उससे भारत एक वैश्विक शक्ति बना है। ये उस उभरते भारत का सम्मान है, न कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का सम्मान है। परेशानी क्या है, जब ओवैसी साहब कोई बात बोलते हैं तो ओवैसी साहब, कुछ लोग सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ बोलकर उनकी मदद करते हैं।
तो मैं ओवैसी साहब को उसी श्रेणी में मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, जिससे कि वैसे मुद्दों पर बहस हो जो कहीं ना कहीं G20 जैसे फॉर्मेट के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था। आज जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो पीएमओ ने निसंदेह कुछ चीज़ों को लेकर के जैसे हाइप किया, हक करना, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन को लेकर के वो सीधे तौर पर हैंडशेक है, हाथ मिलाने का काम है। दूसरी तरफ जिस तरह से शी जिनपिंग के साथ उस बॉडी लैंग्वेज को आप क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी लगभग दौड़ कर गए हैं और वो अपने स्थान पर खड़े रहे। जी जिनपिंग ने अगर कोई देश का प्रधानमंत्री अगर हाथ बढ़ाता है मिलाने के लिए तो दूसरा व्यक्ति मिलाएगा, लेकिन इन मुद्दों पर जितना हम लोग बहस कर रहे हैं इसके पूरे आउटकम पर हमें बात करनी चाहिए। आपने यहाँ पे आईएम को कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी के लिए भी सवाल है। आपने जो बातें कही तो आपके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाथ मिलाना चाहिए था कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए था? बस इतना क्लैरिटी दीजिए मुझे। बिल्कुल मिलाना चाहिए था। मैंने कहा कि उसको उसी सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ऐसे सवालों को, ये देश के अंदर की राजनीति नहीं है कि उसको पूरी तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कई तथ्यों को राजीव जी, आपने दो बातें उठाई है। वारिस पठान, पहले तो 30 सेकंड्स में आपका जवाब। ये कहते हैं कि एक तो देश में ऐसे सियासी दल हैं जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को सीधे तौर पर क्वेश्चन कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी क्वेश्चन बीजेपी को करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन मदद भी आप बीजेपी की ही कर रहे हैं जानबूझकर। आपका जवाब इस पर, उसके बाद जफर इस्लाम, उसके बाद मैं अजीज खान जी आपको मंच दूंगी। देखिए, ये दो जन की बातों का मैं जवाब दूंगा। एक तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अगर जिसको देश से प्रेम होगा तो वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। तो सुनिए, हमको देश से प्रेम है ना, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक की सुरक्षा बनी रहे, नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। हमारे देश के जवानों की जिंदगी हमको बहुत प्यारी है, हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि चाइना के साथ में बात कर रहे हैं, तो उनको लाल आंख दिखाएं, अपना 56 इंच का सीना दिखाएं, ताकि वो अंदर घुसपैठ करना बंद करे और हमारी नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं, हमने बार बार क्या कहा, चाइना आ रहा है अंदर, एक पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। क्यों मोदी जी घबरा रहे हैं, क्यों भाजपा नहीं चाहती है कि इसका डिस्कशन हो पार्लियामेंट में? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग कोई चीज छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते कि एग्जैक्ट क्या होगा। उनके मंत्री बोलते कोई घुसा नहीं, मगर घुसपैठ हो रहा है, रिकॉर्ड पे बात है। अब बात नंबर 2, जेडीयू वाले ने कहा कि हम ऐसे बयान करते हैं जिससे भाजपा को फायदा होता है। अरे साहब, आप में ताकत नहीं भाजपा को हराने की। हम तो बयानों से भी हराते हैं, चुनाव से भी हराते हैं, जुबान से भी हराते हैं, हर चीज से हराते हैं। तुम में क्या ताकत है हराने की? अरे तुम लोगों की वजह से तुम नहीं हरा सके जब तो आज भाजपा सत्ता में आके बैठ गई है। चलिए बताइए, हमारा ये बोलने से क्या फायदा हो गया भाजपा को? बताइए ना। बस मुंह में जुबान नहीं तो कुछ भी आप बोल दोगे क्या हमारे बारे में? उसका जवाब देश के कई राज्यों के ताजा चुनाव हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है हमको। देश के कई राज्यों के ताजा चुनाव हैं, जिसमें बिहार विधानसभा का भी चुनाव। आप लड़ रहे हो क्या गुजरात में? और वो चुनाव परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद आपके उम्मीदवारों ने की। अगर आपने उन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार दिए तो भाजपा की मदद। सीनियर नेता हो आप, बहुत सीनियर इंसान हो, आप मुझे बताइए, आप लड़ रहे हो क्या गुजरात में चुनाव? चलिए बताइए, हिमाचल में लड़ रहे हो आप चुनाव, हम तो गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या है गुजरात के? अरे चुनाव लड़ते नहीं, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का तो आप में हौसला नहीं है। चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है, पता है ना आपको राजीव जी, आप सीनियर नेता है। हम लड़ रहे हैं और हम में सक्षमता है, हमें ताकत है भाजपा को हराने की, क्योंकि लेकिन टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी बेहद जरूरी है। कांग्रेस में ताकत नहीं थी हराने की उनको। टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी उतनी जरूरी है। किसी चुनाव में सीधे समझौते नहीं हो, लेकिन अगर मकसद भारतीय जनता पार्टी की हार तय करनी है तो उन सीटों पर टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आइए ना, आइए हमारे साथ। हम तो बोल रहे हैं, जो भी चाहता है भाजपा को हराना वो आए हमारे साथ, कांधे से कांधा मिलाए, हमारे लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे। हमने तो महाराष्ट्र में 30 साल का जो शिवसेना और भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 30 साल का, उसको एक झटके में हरा के घर पे भेज दिया ना। हम में ताकत है। अभी गुजरात में भी आप देखिए क्या करते हैं। ठीक है जफर इस्लाम, ठीक है जफर इस्लाम, यहाँ पर जो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें हैं, उस पर राजीव रंजन जी ने कहा कि आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और घरेलू राजनीति को मिक्सअप कर देते हैं। ये ताकत जो है वो युवा भारत की ताकत है, इसे आप सिर्फ एक व्यक्ति पर क्यों केंद्रित कर रहे हैं? ये दो बातें उन्होंने कही, जवाब आपका।
नहीं, देखिए, ये देश की तो ताकत है। देश की ताकत को ताकतवर बनाने के लिए किसी लीडरशिप की जरूरत होती है। बिना लीडर के देश आगे नहीं बढ़ता है, और वही लीडरशिप की तो हम बार बार बात कर रहे हैं। जो मनमोहन सिंह जी में वो लीडरशिप नहीं थी। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, अच्छे विद्वान हो सकते हैं, बट अच्छे लीडर नहीं थे वो। और उनको जितनी जो अथॉरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए देश के हित में, वो नहीं था, वो ताकत नहीं थी उनमें। इसलिए उन्होंने कभी जो शक्ति भी होगी और क्षमता भी होगी उसका पूरे तरह से देश के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं उन पर कोई निजी टिप्पणी नहीं कह रहा हूँ। कह रहा हूँ उनमें सब खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो होनी चाहिए थी एक खूबी कि देश को लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन जो एक और पॉइंट वो उठा रहे हैं जफर इस्लाम, वो ये कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और घरेलू राजनीति को मिक्सअप कर रहे हैं। उस पर अब दूसरी बात जो आप दूसरी बात पे आ रहा हूँ आदित्य जी, दूसरी बात पे आ रहा हूँ। मैं पहले के वाले उदित राज जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। अजीज खान का एक कमेंट, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी। सर बहुत सारे गेस्ट हैं और सबको मौका देना है। मैं सिर्फ इतना जवाब दे रहा हूँ कि देखिए हम कोई मिक्स नहीं कर रहे भाई। अगर देश मजबूत होगा तो उसका एहसास किसको होगा? देशवासियों को होगा ना। अगर देश मजबूत होता, अगर घर का कोई आदमी जो कमासुत आदमी है, अगर उसकी क्षमता बढ़ती है, उसके ऊपर पायदान में जाता है, आमदनी बढ़ती है, लोगों में विजिबिलिटी बढ़ती है, उसकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो उसका डायरेक्ट फायदा घर के परिवार के लोगों को होता है। तो अगर देश का लीडर, उसकी क्षमता देश को मजबूत बनाने में, उसकी भूमिका पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबिलिटी है, तो उसका एहसास किसको होगा? देश की जनता का होगा ना। ठीक है, अब इस पर जवाब दीजिए। अजीज खान ये कह रहे हैं अगर एक प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो एहसास होता है कि हम एक ऐसे देश से आ रहे हैं जिसके पूरे दुनिया में दबदबा है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अजीज खान ये कह रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से, ठीक है सर, जब प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से ट्रीट किया जाता है तो सम्मान तो भारतीयों का ही बढ़ता है ना। निश्चित तौर पर देखिए, दो तीन बातें हैं अभी जफर भाई कह रहे थे। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में दौरा करते हैं तो उनका कोई निजी दौरा नहीं होता, वो देश का दौरा होता है। इसमें सब जानते हैं, और देश का गौरव बढ़ता है उनके क्रियाकलापों से और देश का गौरव घटता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हमारे नेता, जो हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं बाहर, वो आखिर कर क्या रहे हैं, करते क्या है? ये बहुत अहम है। किस तरीके का बिहेव करते हैं, किस तरीके का एटीट्यूड वहां बाहर दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को रिफ्लेक्ट करता है। एक बात रही बात, अभी विदेशी नीति की बात कर रहे थे साहब, बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे कि साहब पहले ऐसा नहीं था, अब नया चमत्कार हुआ। पहले यह भी नहीं था कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, वो आंखें नहीं दिखा रहा था पहले। आज नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, वो भी आंख दिखा रहा है। ये हमारी विदेश नीति है, ये हमारा इवेंट मैनेजमेंट है। सवाल इस बात का है कि आज चाइना की बात बड़ी बड़े लेवल पे कही जा रही है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है इसका कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है? आज चाइना जिस तरीके से हम पर हावी हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, उसके लिए आखिर माननीय मोदी जी शासन सत्ता में, सरकार में सर्वदलीय बैठक बुला करके उसके खिलाफ एक्शन की बात क्यों नहीं करते? वो लगातार हमें धमकियां दे रहा है, लगातार हमारे जमीनों को कब्जा कर रहा है। कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन सिर्फ हवा हवाई विदेशों में जाकर के, दूसरे मुल्कों में जाकर के साहब सिर्फ अपने देश की तारीफ करना कि साहब सड़क बना दिया, साहब रोजगार दे दिया, घर बना दिया, तमाम तरीके की बातें। हमें अपने विदेश नीति को मजबूत करना होगा और यह बताना होगा कि हम हर हाल में, हर तरीके से मजबूत हैं। हमसे जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये रणनीति हमें बनानी चाहिए। तो कैसे बताया जाएगा? ना एक सेकेंड, ये कैसे बताया जाएगा? आप बताइए मुझे, कैसे बताया जाएगा? ये कैसे बताया जाएगा? आप सर्वदलीय बैठक करिए, रणनीति तैयार करिए। सिर्फ सारे फैसले आप अकेले लेंगे, सारे काम आप अकेले करेंगे, और दल है, विपक्षी दल है, क्या उनसे आप राय नहीं लेंगे? आज आप देखिए कि जिस तरीके से एक बड़ा खतरा बन गया है चाइना, उसमें क्या कार्रवाई हुई? सही तस्वीर पेश नहीं हो पा रही है। कोई कह रहा साहब इतना कब्जा हो गया, कोई कह रहा इतना कब्जा हो गया। सच्चाई क्या है देश के सामने कभी आ नहीं पा रहा है। नहीं तो आप ये बताएं मुझे, G20 में जाने से पहले प्रधानमंत्री को असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब नेताओं को साथ ले जाना चाहिए था, ये दिखाने के लिए कि ये देश जो है ये यूनाइटेड है, सब साथ खड़े हैं, सब मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, तो सारे नेताओं को साथ लेकर आया हूं। वाह भाई वाह आदित्य जी, कमाल कर दिया। हमने ये कहा कि सारे नेताओं को साथ लेकर जाना चाहिए, मैंने ये कहा। पूछ रही हूँ आपसे ना, सर्वदलीय बैठक कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तो नेताओं को ले जाएंगे तो और बड़ा मैसेज जाएगा कि पूरा देश यूनाइटेड है। देखिए यहाँ देश यूनाइटेड का इशू नहीं है। देश यूनाइटेड है या देश यूनाइटेड नहीं है, ये विदेशों में भी लोगों को पता है, दूसरे मुल्कों में भी पता है कि हर देश की एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है।
ये दूसरे लोगों को भी पता है। लेकिन ये कहने का मकसद ये नहीं है, कहने का मकसद ये है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं सत्ता में तो उनकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष का सम्मान करो, उससे राय लें। तमाम ऐसे मसले हैं जो खाली सत्ताधारी पक्ष नहीं तय कर सकता है। अच्छा ठीक है, वो सिर्फ अपने चलिए चाइना के लेकर आप क्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे कोई कह रहा है इतने, अब से सुन तो लीजिए, सवाल सुनिए ना मेरा प्लीज, कि यहाँ कब्जा हो गया, वहां कब्जा हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने मना किया, फौज मना कर रही है। अब आप मुझे ये बता दीजिए आप किसकी सुनेंगे? हम तो सभी की सुन रहे हैं, हम तो मीडिया की भी सुन रहे हैं और तमाम यूट्यूब चैनल्स का भी सुन रहे हैं, तमाम इंटरनल खुफिया की बातें भी सुन रहे हैं और माननीय रक्षा मंत्री की बातें भी सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री की बातें भी सुन रहे हैं। आप ट्रस्ट किस पर करेंगे? भरोसा तो होगा ना किसी पर। नहीं, सुनना सबकी, लेकिन आपकी विश्वसनीयता के पैमाने पर कौन है? सरकार है, सेना है, यूट्यूब चैनल है, कौन है? देखिए अदिति जी, सरकार की विश्वसनीयता रही कहां? वो तो हर बात झूठ बोलती है सरकार, हर बात विपक्ष से छिपाती है, देश से छिपाती है। तो विश्वसनीयता कहां जो सेना की विश्वसनीयता है आपकी नजर में, या वो भी जा चुकी है? क्या नहीं है? सेना की विश्वसनीयता है या वो भी जा चुकी है? मैंने आपसे एक बात कहा, हमें विश्वसनीयता अपने प्रधानमंत्री पे भी है, हम प्रधानमंत्री में भी विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे वो नेता हैं। मेरा सवाल ये है, चलिए सरकार की विश्वसनीयता जा चुकी है, आपने ये बात कह दी, सेना की है विश्वसनीयता या वो भी जा चुकी है? मैं आपसे जो सवाल मिनिस्टर अगर झूठ बोलेगा, अगर पार्टी के लोग जो मंत्री बैठे हैं वो झूठ बोलेंगे तो हम विश्वास किस पर करेंगे? नहीं, सेना की विश्वसनीयता है या नहीं सर, मेरा सवाल जो है उस पर जवाब दीजिए ना। पार्टी सेना नहीं है, एक पार्टी इस देश में सेना नहीं है सर, सुन लीजिए प्लीज, आप भी ये बात जानते हैं। आपकी नजर में सेना की विश्वसनीयता है या नहीं? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है और बहुत सिंपल है, इसका जवाब हाँ है ना है? देखिए मैंने आपसे कहा अदिति जी कि हम सब पर विश्वास करते हैं, जो भी लीगल इंस्टीट्यूशन है सब पे हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारा अधिकार है, हम एक नागरिक हैं, हमें अधिकार है, हमें सच बात जानने का अधिकार। नहीं, आपने तो अभी कहा ना कि सर, अभी आप ही ने कहा था ना अजीज खान जी, आप ही ने कहा था कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। ठीक है, आप ही के शब्द थे सर। मैं आपसे सेना की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पूछ रही हूं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार पर भी आपको भरोसा है। पहले तो आप ये डिसाइड करें आपको या तो सरकार पे भरोसा है नहीं है। खैर लोकतंत्र में वो डिबेटेबल है। मैं आपसे पूछ रही हूँ सेना पर भरोसा है या नहीं, उसका डायरेक्ट जवाब दे दीजिए मुझे। अदिति जी मुझे 10 सेकंड दे दें, मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, शायद आप तक सही बात मेरी पहुंच नहीं पा रही है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो सरकार इस समय सत्ता शासन में बैठी है वो लगातार इस तरीके के बयानबाजी कर रही है कि उस पर विश्वास लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर मैं आपसे सेना की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप सरकार को लेकर तो पहले ही कह चुके हैं ना कि सरकार की विश्वसनीयता नहीं है, आप पहले ही कह चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे, मैं वापस आपको और टाइम दे देती हूँ, सोच लीजिए और सोच लीजिए। कांग्रेस का एक ट्वीट हम दिखाना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी द्वारा मुलाकात के बाद किया गया है। इसमें कांग्रेस ने पहले तो नरेंद्र मोदी का 2013 का लाल आंख वाला बयान दिखाया, फिर 2020 का वो बयान भी दिखाया जिसमें पीएम ने ये बताया कि सीमा में चाइना ने कोई कब्जा नहीं किया, और उसके बाद कल की तस्वीर दिखाई जिसमें नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिल रहे हैं। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो ये ट्वीट किया गया है, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये ट्वीट किया गया है। उदित राज आप लगातार एक कमेंट करना चाह रहे हैं, 30 सेकंड्स है, उसके बाद मैं फ्लोर दूंगी अशोक सज्जनहार जी को, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। जल्दी से अपना कमेंट पूरा कर लीजिए डॉक्टर उदित राज। नहीं देखिए, अभी जफर जी ने कहा कि मोदी जी जब से आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा दबदबा है। मोदी जी का व्यक्तिगत दबदबा है, उनके ड्रेस का है, उनके खाने का है, उनके हवाई जहाज का है। अब मनमोहन सिंह जी क्या करते थे, वो चुप्पे से जाते थे, चुप्पे से आते थे, न उनका एयरपोर्ट से लेकर के पीएम तक रिसेप्शन होता था, लेकिन काम करके आते थे।
एक काम कर बता दे कि मनमोहन जी ये मोदी जी लौटे हुए हो। केवल मीडिया में प्रचार के वजह से दबदबा इनका माना जाता, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये गलवान घाटी वाले पर प्रधानमंत्री जी झूठ बोला, पुतिन वाले मामले की इस देश के अंदर पूरा हाहाकार मच गया कि देखिए मोदी जी की बात पुतिन मान गए, यूक्रेन का युद्ध रुक रहा है। क्या हुआ? ऐसे ही अभी नेपाल के बारे में हमारे किसी साथी ने बोला, ऐसे अमेरिका दोस्त है, अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को एड दिया, उसका F-16 को अपग्रेड किया। कहां पर सफलता हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, मोदी टेलीविजन पर सफलता है, कहीं कोई दबदबा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी मनमोहन सिंह जी जानते थे, कांग्रेस जानती थी, वरना मालदीव की औकात, श्रीलंका की औकात, बांग्लादेश की औकात, ये सारे के सारे आज हमारे विरोधी है। अफगानिस्तान के मामले में हमें कंसल्ट न किया जाए पड़ोसी में, ठीक है काम नहीं। भाई, वो दूसरे राष्ट्र है ना सर, फॉरेन पॉलिसी की भी आप बात कर रहे हैं, उसमें औकात जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम, सवाल आपसे। नहीं, दूसरे देशों की औकात देखिए। हाँ, ठीक है सर, किसी के लिए भी इन शब्दों का इस्तेमाल किसी भी देश के लिए क्यों करना? ठीक है ना, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, सुनिए जवाब। देखिए आज आप छोड़ दीजिए देश का चैनल में क्या चलता है, जो उनकी तकलीफ है कि देश के चैनल में टीवी मीडिया में क्या चलता है। अरे भाई वहां के अरे सुनिए अभी आप सुन लीजिए उदित जी, आप देश के चैनल पे तो आपको यकीन नहीं है, देश के मीडिया पे यकीन नहीं, उन पे आप लालचन लगा रहे हो, छोड़ दीजिए उसको। पर इंटरनेशनल मीडिया को तो देखिए, इंटरनेशनल से आज फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, आप यूके प्राइम मिनिस्टर हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, और जिस पुतिन हैं, और हर लोगों को देखिए, उन लोगों के स्टेटमेंट देखिए प्रधानमंत्री के बारे में। कोई ऐसा सोचता है कि इंडिया को आइसोलेट करके हम आगे बढ़ेंगे? कभी सुना था प्रधानमंत्री जी उनके खिलाफ बोलते हैं क्या हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, इंडिया को आइसोलेट करके बढ़ा कभी कोई? ऐसी कोई बात कहा कि इंडिया को उन्होंने तारीफ की? हाँ, बोलता था आपको कमला हैरिस ने मोदी जी का क्लास ले लिया, कमला हैरिस ने मोदी जी का क्लास ले लिया। आप क्या बात करते हैं? अमेरिका कमला हैरिस को आपने जरा ट्वीट देखिए, कमला हैरिस की क्लास आप ही को दिख रहा होगा। सवाल आप पूछ रहे हैं, जवाब पूरा होने दीजिए। जफर इस्लाम 30 सेकंड है प्लीज, उसके बाद मुझे फ्लोर देना अशोक सिंह बनर्जी को, प्लीज जल्दी। मैं तो जो क्लास उदित राज जी प्लीज सर, 1 सेकंड सर। देखिए ये इनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बहुत कम जानकारी है, वो ऐसे बेतुकी बात कर सकते हैं। मुझे कोई इससे ये दरकार नहीं, इसलिए कि उनको समझ में हर चीज़ को एक ही चश्मे से देख रहे हैं और उसी से आकलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके चैनल पे आपने बुलाया है एक्सपर्ट्स को, चलिए एक बार को एक्सपर्ट से ही पूछ लीजिए कि आज देश का जो है मान सम्मान दुनिया के लीडर्स के आंखों में बढ़ा है कि नहीं? क्या आज देश का भारतीय मुल्क का आदमी कहीं जाता है, भारतवासी कहीं भी दुनिया में जाता है, उसकी एक पहचान अलग बनती है कि नहीं? क्या आज कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये मजबूत देश के नागरिक हैं और जब बाहर जाते हैं तो उनको महसूस इस बात का होता है कि आज हमारा देश आगे बढ़ गया? अरे बीजेपी के लिए नहीं, आपके लिए भी, सब देशवासियों के लिए। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि बीजेपी को खाली फायदा है। अरे भाई देश का प्रधानमंत्री लीड कर रहा है देश को मजबूती से, तो उसका फायदा आपको भी पहुंच रहा है, हमें भी पहुंच रहा है। आप एक्सपर्ट की बात कर रहे थे, मैं अशोक सिंह बनर्जी का कमेंट यहां पर लूंगी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, लगातार विपक्ष कह रहा है कि चाइना हमारी सीमा में घुसा हुआ है, सरकार कहती है हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। अब बार बार ये कहना कि आप लाल आंख क्यों नहीं दिखाते, तो क्या ये भारत को उकसाने की कोशिश है? आपको ओवैसी के, असदुद्दीन ओवैसी के 2 बयान हम सुनाते हैं। चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है, उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है, अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते, ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे।
जब तक पीएलए चीन की फौज डेप्सांग और डेमचौक में रहेगी, प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कोई घुसा नहीं है, तो वो तो घुसे हुए हैं। जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो क्या हम उनसे मिलकर क्या हम उसको कर लेंगे? और याद रखिए, प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री सब ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर होना चाहिए। कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, मेरी राय है कि प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए जब तक के डेप्सांग और डेमचौक से चीन की फौज नहीं हटेगी और डी एस्केलेशन नहीं होगा। डी एस्केलेशन जरूरी है, डिसएंगेजमेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव है, दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में डिप्लोमेसी है। अशोक सज्जनर जी, सॉरी आपको बहुत देर बाद में ये मौका दे रही हूँ, लेकिन आपने पॉलिटिकल नैरेटिव यहाँ पर सुना। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होता चाइना की तरफ से, जब तक जो क्लेम किए जा रहे हैं कब्जे को लेकर, उस पर स्थिति साफ नहीं होती है, चाइना के साथ बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या G20 समिट जैसे जब प्लेटफॉर्म होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, जिसमें दो देश नहीं, जहां पर सिर्फ बायलैटरल नहीं, आप मल्टीलैटरल लेवल पर सबसे इंगेज करते हैं, क्या वहां पर बायलैटरल इश्यूज को दिखाने की, उठाने की और उन पर बात करने की स्पेस होता है, स्कोप होता है? देखिए अदिति जी, के लिए मैं तो ये कहूँ, मैंने ये सभी डिबेट सुना है पूरा अभी जो हुआ है। मैं ये समझता हूं जो प्रधानमंत्री ने हर बात कहने का कुछ समय होता है, और जो समय आया है उसमें प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहना था उन्होंने कहा है। आप जून 2020 में देखिए, 16 जून को ये गलवान का हादसा हुआ था। अगर हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, वो 20 सैनिक बहुत महत्वपूर्ण थे, परंतु अगर उनकी तरफ से देखा जाए, चीन की तरफ से देखा जाए, तो जो खबरें आई हैं उसके अनुसार उनके कम से कम 43 या उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर उनके सैनिक हताहत हुए वहां पर। दूसरी बात, उन्होंने जब 3 जुलाई को जब वो गए थे लद्दाख, तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था जो विस्तारवादी नीति है ये नहीं चलेगी। इन्होंने बिल्कुल ठीक शब्दों में, बिल्कुल खुले शब्दों में कहा था। चलिए, टेक्निकल खामी के चलते आपकी आवाज क्लियरली हम तक पहुंच नहीं पा रही है अशोक सज्जनर जी, लेकिन आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जहां पर जरूरी था वहां पर इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाया है। जल्दी से एक कमेंट यहां पर वारिस पठान आपका, उसके बाद उदित राज, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए आदित्य जी, सबका मैंने सुना, लेकिन एक बात कहूंगा मैं, कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसी बात है जो बताना नहीं चाहती सरकार। ना प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट कर रहे हैं, ना भाजपा सरकार कुछ चीन पे बोलना चाहती है। क्यों बार बार लोगों के हमारे ये बोलने के बाद भी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें चीन का जो बॉर्डर के अंदर आ गई है उस मसले पे एक चर्चा हो? चर्चा से ही सारे सॉल्यूशन निकलेंगे ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दुनिया में। क्यों चर्चा के अंदर भी शामिल नहीं होना चाहता भाजपा? क्यों नहीं चर्चा कराना देना चाहते हैं मोदी जी? तो ये तो एक सीरियस इशू है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आज देश को इतना सम्मान मिल रहा है। सुनिए, मेरे भारत देश को हमेशा से सम्मान मिलता था, मिलता है, मिलता रहेगा। सिर्फ 8 ही साल से हम सम्मानित नहीं हुए, हम तो पहले से भी काफी सम्मानित थे। मगर इस तरह का बात करना कि क्योंकि मोदी आए तो सम्मान मिला, ये गलत है। बात नंबर 2, जब तक चीन हमारे देश में घुसा हुआ है तब तक मेरा ये मानना है कि मोदी जी को जी से नहीं मिलना चाहिए था, जिनपिंग से। क्यों मिले? जब तक ये अगर डी एस्केलेशन नहीं होता, डिप्सोंग के अंदर जब तक ये उनकी मिलिट्री हटती नहीं, तब तक हमारे प्रधानमंत्री को इनसे नहीं मिलना चाहिए था। जब तक डी एस्केलेशन नहीं होता तब तक नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जरूरी है डी एस्केलेशन। अरे हमारी जमीन पर चीन घुस गया है, आपको क्या देश की फिक्र नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी की परवाह नहीं है? हमारे जवानों की परवाह नहीं है? आप जाकर मिल रहे हो, झूला झूलाने से और नदी के किनारे उनको हाथ पकड़ के चलाने से कोई मसले हल नहीं होंगे। हमको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। लाल आंख दिखाने का समय था, दिखाना चाहिए था। 56 इंच सीना खोल के बात करनी चाहिए थी, मगर देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। बस नहीं बोलते, अब उनको सवाल करो तो कहेंगे कि देश से प्रेम नहीं है। अरे हमको जितना प्रेम है
उतना तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, जवाब लीजिए जफर इस्लाम। आपको देश से प्रेम सिर्फ 8 ही साल में हुआ, 8 साल के जवाब पहले ले आपको लीजिए। देश से कह रहे हैं प्रेम 8 भी साल नहीं था। पहले भी भारत का सम्मान था, अब भी सम्मान है और आगे भी रहेगा। देखिए, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि भारत को कभी सम्मान नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि भारत की स्टैंडिंग बढ़ी है, उसका एहसास सभी देशवासियों को है। कोई आंखों में पट्टी बांध ले तो उसकी मजबूरी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे बार बार कह रहे हैं कि हमने वहाँ घुस गए। अरे कांग्रेस पार्टी ने जितनी ज़मीन छोड़ी है चाइना को 62 और 65 के वॉर के बाद, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करती है। और हमने तो बार बार कहा, सीना ठोक के कहा कि कोई एक ज़मीन का एक इंच अंदर नहीं आई है, और आएगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तीसरी बात कह रहे हैं, ज़रा वारिस पठान जी को बताना चाहता हूँ कि मान सम्मान बढ़ता है। आप जब एमएलए थे तो आपका कुछ और सम्मान था, एमएलए नहीं रहे तो आपका कितना सम्मान है उस एरिया में। कोई और एमएलए बन गया तो सम्मान बढ़ गया, उसका पद उसका दूसरा हो गया। उसी तरह से अगर देश का रुतबा ऊपर बढ़ता है तो किसी और देश के से रुतबा आपका रुतबा ऊपर बढ़ जाता है, तो वो चीज़ पहचान में आती है कि भाई आज इसका रुतबा है। वही उस पर कामयाब हुआ देश के प्रधानमंत्री ने कि अपने देश को मजबूती से अपने देश की बातें रखी, हर प्लेटफॉर्म पे जो बात देश के इंटरेस्ट को आगे रखा, देश के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये अगर और देश को मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भर देश बनाने की कोशिश की, जिसको दुनिया पहचानने लगी। आज यह मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, उसके लिए जितनी इनिशिएटिव्स ली जा रही है उसको भी दुनिया देख रहा है। प्लस आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इस बात को मत भूलिए। ये हमारी स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। उसका स्ट्रेंथ को हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। देश किसके लिए? देश के लिए और देशवासियों के लिए। ठीक है, अब आपको 4 काउंटर मिल रहे हैं, जवाब ले लीजिए। तो बता रहे हैं कि जब सोच बदली तो देश बदला तो देशवासियों का हौसला बदला, और देशवासियों का हौसला बदला तो लोग जब बाहर जाते हैं तो एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। डॉक्टर उदित राज, इतनी बात तो समझ में आई होगी। और राजीव रंजन जी, एडवोकेट साहब 40 सेकंड्स ईच प्लीज। अब मैं इनकी बात क्या कहूं। इन्होंने कहा कि कोई देश में घुसे देखते हैं कैसे। अरे भैया, चाइना तो घुसा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बसाया हुआ है। आपका देशपांग में गलवान घाटी में फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक कब्जा कर बैठा है। अब कैसे घुसे भाई? घुसा हुआ है तो भी आप कह रहे हो कि नहीं घुसा हुआ है। ये तो आश्चर्य है। आप टेलीविज़न पर बोलते क्या है भाई? कम से कम ये तो सोच लीजिए, क्या जनता बिल्कुल बेवकूफ़ी है क्या? ये कह रहे कोई घुस के दिखा दे। अरे ये तो मान लीजिए। और दूसरी बात है कि यही अमेरिका ने धमकी दिया था। नहीं ठीक है, अब इस पे आप जवाब लीजिएगा। इस पे आप जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए अब इस पे। तो जवाब लीजिए जफर इस्लाम। क्या किस तरह से झूठ कैसे? ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चाइना देश में है। आपका जवाब इस पर? अरे आपने सवाल पूछा था आदित्य जी किसी से, मुझे मालूम नहीं किससे पूछा, लेकिन देश की सेना पे इनको विश्वास नहीं है, ये बता दे। देश की सेना ने बार बार कहा है कि 1 इंच अंदर नहीं है। क्या देश के सेना पे आपको विश्वास है कि नहीं? अरे भाई, घुसा हुआ है। नहीं, मैं घुसा ही नहीं तो घुसने के लिए कोशिश कर रहा था, उसको हमने खदेड़ दिया है। लेकिन आप देश के सेना पर आपको विश्वास है कि नहीं, इसका खाली जवाब दे दीजिए। अगर विश्वास है अब सेना की बात आ गई भाई। उनको बात सेना की तो बात है। देश की सुरक्षा सेना करती है, और देश के इंटरेस्ट की सुरक्षा जो है वो देश की लीडरशिप करती है, और देश की सुरक्षा सेना करती है। अब अगर सेना पे ऐसे आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप कहिए कि सेना पे आपको विश्वास नहीं है। बोलते हैं भाई, नहीं आप कह दिए सेना पे विश्वास नहीं। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि हम कुछ नहीं बोल रहे, आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि आप बता दीजिए देश की सेना पर क्या आपको विश्वास है? क्या कांग्रेस पार्टी का विश्वास है देश की सेना पे? पा रहे तो सेना के ऊपर डाल रहे, इधर कह रहे हैं कि कोई घुसा ही सेना पे नहीं। सेना ने बार देश की सुरक्षा किसके हाथ में है? देश की सुरक्षा के देश की बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, कोई पॉलिटिकल लीडर के हाथ में है। अरे देश की वहाँ सुरक्षा जो है हमारी सेना के हाथ में, सेना के जवानों के हाथ में। सेना की चीफ जब कहते हैं कि 1 इंच नहीं घुसा है तो आप उसको बात को आप हमें बारी बात को ठुकरा रहे हैं, तो क्या सेना की बात को भी आप ठुकरा रहे हैं? मतलब 75 साल तक देश जो है
हमारा गया गुजरा था, हमारे देश का अपमान ये रोज करते हैं, अभी कर रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तब से ही देश है। अभी आप देखिए, एक सेकंड आप जवाब ले लीजिए। आपने देखिए पावरफुल पासपोर्ट, आपने देखा है कि नहीं कि जिस देश के पासपोर्ट पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं उसकी रैंकिंग, पासपोर्ट्स की रैंकिंग बढ़ती है। आपने देखा पिछले 8 साल में कितनी हमारी रैंकिंग बढ़ गई पासपोर्ट्स की। उसका मतलब है दिस पासपोर्ट हैज सर्टेन वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, उस देश की ताकत है, उस देश की ताकत है। वो पासपोर्ट जब बाहर में जाते हैं, आपने इसको कभी एहसास किया? क्या उसकी रैंकिंग को देखा आपने? नहीं देखा होगा, इसलिए कि आपको तो देखना ही नहीं है। मैं नहीं करनी है, आपसे टू द पॉइंट बात करनी है। एक सेकंड रुक जाइए। और उदित राज, आपकी पार्टी के जयराम रमेश द्वारा जो ट्वीट किया गया उस पर भी मैं लौटूंगी, लेकिन जल्दी से कमेंट ले लीजिए यहाँ पर अजीज खान का। नहीं है उसका जवाब देने के बजाय। ठीक है सर, आपने अपना सवाल पूछा, उन्होंने अपना जवाब दिया। अब एक कमेंट यहाँ पे लीजिए अजीज खान का। नहीं। अच्छा, तो आपको सेना पर भरोसा है या नहीं है? देखिए आदित्य जी, भरोसा मुझे सब पर है। मोदी जी झूला झुलाते रहे और देश में कब्जा होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी बिरयानी खाते रहे, हमारे देश के नौजवानों का, देश के जवानों का सर कटता रहे। एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे साहब, ये नारा लगाते रहे। देखिए ये नारेबाजी हो रही है, बात समझिए आप मेरी बात। हम ये नहीं कह रहे किस पर विश्वास है किस पर विश्वास नहीं है। भाई देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं विश्वास होगा? अब देश के प्रधानमंत्री अगर सही बात नहीं बता रहे हैं तो ये नो डाउट की ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अभी जफर साहब कह रहे थे कि साहब देश का गौरव बढ़ा, देश ने इतनी तरक्की कर दिया। सच में तरक्की किया, बुलेट ट्रेन आ गया, कब से कहा जा रहा है, 8 साल हो गया कि अपने संसदीय क्षेत्र में माननीय मोदी जी कह रहे थे क्योटो शहर बन गया, बन जाएगा। साहब बन गया क्योटो शहर? क्या हो गया? बेरोजगारी चाह रही हूँ अजीज खान, आप क्योटो पे चले गए, आप बुलेट ट्रेन पर चले गए। सर जो सवाल है, आप प्लीज, आप ये मैं सबसे कहती हूँ, सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अगर यहां पर G20 समिट में देश के प्रधानमंत्री को की तस्वीरें आती हैं तो उसमें क्या राजनीति की गुंजाइश है? मैं बस इतना आपसे समझना चाह रही हूं, सिर्फ इतना। देखिए आदित्य जी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका गौरव हम सबका गौरव। मैं आपका उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, इसलिए जो तस्वीर आए वो बेहतर आए और उनको बोल्डली हर फैसले को लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे देश का, हमारे मुल्क का दुश्मन है, हम उसके दुश्मन हैं, हम वो आंख दिखाएगा तो हम भी उसके खिलाफ आंख दिखाने के लिए खड़े मिलेंगे। ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि डर के राजनीति नहीं होती है और डर के शासन नहीं होता है। भाई तो इतनी समझ भी तो होनी चाहिए ना, जब G20 जैसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म होगा तो वहां पर क्या आप एक डिनर के टाइम पर बायलैटरल इश्यूज उठाएंगे? मैं ये समझने की आप सबसे लगातार कोशिश कर रही हूं, तब से सिर्फ एक ही सवाल है मेरा ये। और यहां पर तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट लेकर आए स्क्रीन पर। जयराम रमेश द्वारा क्या ट्वीट किया गया है G20 समिट को लेकर? जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि G20 यानी 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ का एक समूह 1999 में स्थापित किया गया। 2008 से प्रत्येक सदस्य देश में बारी बारी से एक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। प्रत्येक देश को एक मौका मिलता है। भारत 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए, जैसे पहले आयोजित किए गए इसी तरह के शिखर सम्मेलन में देखने को मिला है। 1983 में नई दिल्ली में 100 से अधिक देशों का गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ, जिसके बाद राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ। लोगों के वास्तविक मुद्दों से, अब इंपॉर्टेंट लाइन ये, लोगों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए 2023 के शिखर सम्मेलन को निश्चित रूप से 1 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उदित राज जी, इस कमेंट की जरूरत थी क्या? ये जरूरत है, क्योंकि हर चीज तो इवेंट बना देते हैं। ये खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, कपड़ा पहनते हैं। नहीं, आपको क्या डर लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन में तो इस समिट से, G20 समिट के भारत में होने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा वोटों के तौर पर? ये तो सच्चाई को ढकेंगे, इवेंट बनाएंगे। जैसे ट्रंप आए थे तो उस समय कोविड अपना सिर उठा रहा था और उधर दीवार से गरीबों को ढक रहे थे, तो क्या हुआ था? इवेंट मैनेजमेंट ही तो करते हैं। यहाँ आएंगे इवेंट मैनेजमेंट। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि G20 समिट के आयोजन से 2024 में आपको वोट मिलने का डर बीजेपी को क्यों दिख रहा है?
या आपका वोट खिसकने का डर कांग्रेस को क्यों लग रहा है? नहीं है, इसलिए है कि इवेंट मैनेजमेंट मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। मीडिया के द्वारा, माउथ पब्लिसिटी के द्वारा पूरे देश में प्रचार करेंगे कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, तो ये प्रचार करेंगे तो उसका प्रसर पड़ता है। प्रचार ही तो करते रहा 8 साल से, किया क्या काम है? प्रचार से वोट ले रहे हैं, ये बात सच्चाई है। नहीं तो उदित राज जी मैं क्या पूछूं आपसे? उदित राज जी, G20 इंडिया का है या G20 बीजेपी का है? उदित राज जी, ये बीजेपी का बना देते हैं। ये क्या करते हैं उसको छोड़िए ना सर, बीजेपी का पहले आप ये बताइए ना, G20 कांग्रेस पार्टी का, इस देश का, भारत का, आपका, मेरा, हम सबका है या बीजेपी का है सिर्फ? हो या ना हो, अभी क्या नहीं है या नहीं है सर? आप जवाब दीजिए पहले मुझे प्लीज। नहीं, G20 का भारत में आयोजन बीजेपी द्वारा आयोजन नहीं है सर, देश द्वारा आयोजन है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क कहाँ इन्होंने कर रखा है? ये तो खत्म कर रखा है इन्होंने। वो देश की बात नहीं कि भारत का नाम बढ़ा, मोदी का नाम बढ़ा। मोदी भारत का तो अपमान करते मोदी जी। कई बार जाकर के भारत के अंदर की बातें उन्होंने कहा, देश के भ्रष्टाचार के बारे में कहा। ये कहा मोदी जी ने, देखो 40 साल लगा, 30 साल लगा भारत को यहाँ पहुँचने का। इन्हें भारत की कहाँ चिंता है? अपना कॉलर ऊंचा होना चाहिए, अपनी पब्लिसिटी। मोदी जी हमारे अंदर देश की बात बाहर की है, ठीक है, देश की बुराई किया है उन्होंने। जवाब ले लीजिए कौन सा चिंता है देश की? देखिए 8 सालों में जिस तरह से दूसरे देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है अपने सर्वश्रेष्ठ मेडल से, उस देश के जो सबसे प्रीमियम जो उनके यहाँ जो अवार्ड देने का है, उस अवार्ड से नवाजा है हमारे प्रधानमंत्री को। कितनी कंट्री ने किया है? जानते हैं कि सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप जो है इंडिया में है, और उसकी जो बान जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है। वो कभी देश के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जाते, वो देश के लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और देश की नेतृत्व करते हैं दुनिया में जाके। इसलिए इस तरह की बातें करना, हाँ वो हो सकता है कि कौन सा लीडर, चाहे मनमोहन सिंह भी जाते हो, देश के लीडर होके जाते, वो हमारे ही प्रधानमंत्री होके जाते थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री, लेकिन कौन ऐसा लीडर है जो अपनी बातों को दुनिया के पटल पे बड़ी बखूबी और मजबूती से रखे? वो फर्क पड़ता है। आज वो करने में समर्थ है, और उसको बार बार डेमोन्स्ट्रेट किया है कि देश के हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और देश के हितों को अच्छे से रखेंगे इंटरनेशनल पटल पे। इसलिए आज देश का मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के सभी बड़े लीडर्स को देखिए कि वो कहते हैं, कभी ऐसा सुना था देहाती औरत टाइप का कमेंट सुना था किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी के बारे में? मौन, ऐसा चुपचाप रहने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन ये सब मैं नहीं कर रहे, वो भी उस पर हम लड़ गए थे। उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम छोड़ दी थी, लेकिन इसलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री थे। हम देश के प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ना चाहिए, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर बढ़ रहा है तो देश को गर्वान्वित होना चाहिए, और देश को जो गौरव मिल रहा है उसके लिए देश के वासियों को कहीं ना कहीं राजनीति से हटके सही चश्मे से देखना चाहिए। बड़ा अफसोस हो रहा है जब कांग्रेस के प्रवक्ता या दूसरे पार्टी के प्रवक्ता देश को बढ़ते हुए देश को उसको जो है किसी और कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अरे भाई ये देश बढ़ रहा है, इसमें आप भी इसके लाभ आपको भी हो रहा है। देखिए, एक बात है कि अगर देश को रिप्रेजेंट करते मोदी जी तो देश की बुराई न करते कि 30 साल हो गया पहुंचने में भारत को, 20 साल पहुंच गया भारत को, भारत में भ्रष्टाचार है, ये बात। दूसरी बात है कि एक अचीवमेंट करके मोदी जी जैसे ठोस काम करके मनमोहन सिंह जी आते थे WTO में, तमाम सारे मैं बता सकता हूँ कि ठोस काम करके आते थे। आने के बाद में दूसरे तीसरे दिन बयान चला जाता था, ये एग्रीमेंट हुआ, ये देश के लिए मिला। एक काम ये बता दे, चाहे अफगानिस्तान वाले मामले में, पड़ोस के मामले में, अमेरिका के मामले में, या आपका अभी ब्रिक्स के समिट के मामले में, ब्रिक्स में बात हो रही थी कुछ और, तो यहाँ
क्या हुआ था, एक अचीवमेंट लेके आना, वो फोटो लेके आना, फोटो सेशन, हाथ मिलाने को भी एक बहुत बड़ा बात मानते, कह रहे देखो मोदी जी से हाथ लोग मिला रहे हैं। अरे खाने तक को, मैं खुद कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती थी, इनके खाने और झूलने के तारीफ की जाती थी और ताली बजती थी। ये असर है, इसी से देश चल रहा है ना। 15 लाख आया कि नहीं, 2 करोड़ आया कि नहीं, आज आपकी अर्थव्यवस्था जो है गंगा साफ हो गई क्या, काला आज आया, देश की अर्थव्यवस्था जो है 11वें स्थान से 5वें स्थान हो गया। हो रहा सारा इवेंट मैंने, इन्होंने कोई नई बात, अरे तो आप कर लीजिए इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि देशवासियों के सामने आप इवेंट कर सकते हैं तो कर लीजिए। जिसको आप इवेंट कर रहे हैं वो देशवासी को अच्छा से मालूम है कि उसका गौरव बन रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इस इवेंट, तो आप ऐसा इवेंट करके देशवासियों का दिल जीत लीजिए ना, दिल जीतिए। देखिए आदित्य जी, ये जफर भाई बार बार इवेंट की बात कर रहे हैं। भाई अगर इवेंट मैनेजमेंट की बात कही जा रही तो इसमें बुराई क्या है? सच है और सच को स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी इस मामले में माहिर है और यहां तक कि जो देश अरे मैं तो कह रहा हूं कि अब यही देखिए, अरे सर सुन लीजिए ना, सुनिए ना, ये एक रूटीन प्रोग्राम है, ये रूटीन। मैं तो कह रहा हूं कि आप इवेंट कर लीजिए ना, लोगों का दिल जीतिए। दिल जीतना जरूरी है, लोगों का दिल जीत लीजिए। सच है कि बीजेपी ढिंढोरा पीटेगी। नहीं, एक सेकंड, वो बार-बार एक बात कह रहे हैं अजीज खान जी, ये कहीं और जा रहा था। देखिए ये बीजेपी की आदत है। नहीं अजीज खान जी, वो कह रहे हैं आपको भी किसी ने इवेंट मैनेजमेंट से रोका नहीं। आपके टाइम पे भी सफाई महोत्सव हुआ करता था। नहीं, किसी ने ये परंपरा, वो बात और है कि आप उसे देश भर में नहीं उस तरह से सफाई में क्या होता है, लेकिन सफाई का आपके इवेंट में क्या होता है, नाच गाना है। और कांग्रेस पार्टी को भी इवेंट मैनेजमेंट से नहीं रोका है, वो ये कह रहे हैं। देश का पैसा, नहीं, इनके इवेंट में क्या होता है, नाच गाना। सफाई में क्या होता है, आप एक्ट्रेस को बुला के नाच गाना करवाइए, वह देश स्टेट पीछे जा रहा है। आपको तो नाच गाना देखना है, आपको बॉलीवुड डांस देखना है। ये यहाँ नहीं होता है भैया, यहाँ पर देश के हित के और प्रदेश के हित का काम होता है। ये नाच गाना आपके यहाँ पर सफाई में क्या होता है? उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। संजीदा आदमी है, मैं तो सिर्फ उनसे एक सवाल कर लीजिए, उसके जवाब दे देंगे। सफाई में क्या होता है? बीजेपी की पूरी राजनीति, बताइए। बीजेपी की पूरी राजनीति सिर्फ इवेंट। अरे भाई सफाई में बता दीजिए ना क्या होता है, डांस गाना नाच। प्रदेश पीछे जा रहा है, आपको तो वही की चिंता रहती है। वैक्सीनेशन हो रहा है तो इवेंट मैनेज हो रहा है। कोई भी ऐसा काम है जो जिसका इवेंट मैनेज नहीं किया जा रहा है। हर जगह राजनीति। देखिए एक बात आप समझिए, अब देश की जनता समझदार हो गई, आपके इवेंट को समझने लगी है। आप जाते साहब विदेशों में, वहां दुनिया भर का प्रोग्राम करते हैं। भाई अमेरिका में गए साहब, ट्रंप हमारे दोस्त, वहां कौन सा प्रोग्राम किया आपको खुद पता है, उसके बाद रिजल्ट क्या आया। ये हमारी विदेश राजनीति है। सवाल इस बात का है, इस तरीके का इवेंट अगर आप मैनेज करते हैं तो देश का कहीं ना कहीं कद घटता है, इससे सम्मान घटता है। क्योंकि हमें विदेशी पॉलिटिक्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर चेंज, वहां प्रेसिडेंट चेंज। नहीं, अब जरा एक सेकंड, अब कहीं प्रेसिडेंट चेंज करा रहे हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर चेंज करा रहे हैं। एक सेकंड, ये 2023 में G20 समिट से वोट वाला डर कहां से आया? अजीज खान, आपको भी वोट का डर लग रहा है कि वोट खिसक जाएगा G20 समिट भारत में होगा तो? हमें बीजेपी के क्रियाकलापों से कहीं ना कहीं एहसास ये हो रहा है कि साहब हमें डर नहीं लगेगा। डर क्यों लगेगा जब जनता साथ है? तो काहे का डर? जनता बात समझ रही है ना। ये हर मैटर को, हर इवेंट को अपना इवेंट बना लेते हैं। बीजेपी कहती हमारा इवेंट है। अरे भाई देश का पैसा लग रहा है, देश का सम्मान बढ़ेगा, देश का मसला है भाई। आप अकेले भाई सुनिए, एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं, बीजेपी अपना बना लेती है, ये आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पर। आपको किसने रोका ये प्रूव करने से कि ये बीजेपी का नहीं, ये तो इंडिया का इवेंट है, ये आम भारतीय का इवेंट है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट है, क्योंकि ये भारत का इवेंट है। ये प्रूव करने से आपको किसने रोका, या उदित राज जी को किसने रोका? अरे सुनिए ना, सुनाइए ना। सत्ता इनके पास, ताकत इनके पास, मीडिया इनके पास, सारी चीज इनके सर। आप तो कुल मिलाकर आप सबको मीडिया कहना है सर। सुनिए, मैं बाकी मीडिया को तो जानती नहीं हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, अपने बारे में बोल सकती हूँ। तो आप इस मंच पर बैठकर अब से 10 बार तो कह चुके हैं, अब तक 10 बार तो आप कह चुके हैं, फिर भी आप मीडिया को कटघरे में, तो इस काम के लिए आप दूसरे मंचों पर जाया कीजिए और जो कटघरे में आते हो उन्हें खड़ा किया कीजिए, ठीक है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए
कि G20 समिट भारत में होगा तो उसे बीजेपी अगर अपना क्लेम करेगी तो आपको यह प्रूव करने में क्या दिक्कत है कि ये भारत का इवेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, जैसे अभी आप इस डिबेट में कर रहे हैं, कह रहे हैं ना। 2023 में जब ये प्रोग्राम होगा तो मैं आपका सहारा लूंगा, आपकी मदद लूंगा इसे बताने में लोगों को। सर आप तो आपकी मदद तो मैं इस वक्त भी कर रही हूँ, आप ही की मदद कर रही हूँ मैं इस वक्त भी आप इसी कार्यक्रम में बैठकर ये बात कह रहे हैं। बता दे रहा हूँ, मैं अभी बता दे रहा हूँ। हाँ बताइए उदित राज जी, अब उदित राज जी का जवाब सुन लीजिए, अब उदित राज जी बताएंगे। ठीक है उदित राज जी। अरे भाई इवेंट मैनेजमेंट तो अभी से शुरू हो गया। भारत जोड़ो यात्रा जहां 5-5 लाख 10-10 लाख लोग चल रहे हैं, आपने एक भी डिबेट ऑर्गेनाइज किया? मेरे नॉलेज में नहीं है। सर आपकी नॉलेज के हिसाब से चैनल नहीं चलता है ना सर। जी कह रहे हो गलत है। नहीं आपकी नॉलेज से सुने, आप कह रहे नहीं आपको इस बात से दिक्कत है। अब आप अपने ही आर्ग्यूमेंट को देख लीजिए, अब आप अपने ही आर्ग्यूमेंट को देख लीजिए। ना उदित राज जी, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है, सुन लीजिए उदित राज जी, अब आप पार्टी की बात कर रहे हैं, आप सुन तो लीजिए, अब सुनिए ना, अब आप सुनिए उदित राज जी, आप सुनिए मेरी बात। आपकी अदालत में पेशी नहीं देती हूँ मैं, सुन लीजिए, किसी पार्टी की अदालत में पेशी नहीं देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। आपको तो इस बात तक पर आपत्ति है कि देश के प्रधानमंत्री की बात मीडिया क्यों दिखाता है, तो यहां पर तो आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता की रैली को लेकर इतने लाखों लोग आ रहे हैं और पूरा मीडिया उसे कवर क्यों नहीं कर रहा? नहीं आप तो दोनों बातें, सर ऐसा थोड़ी होगा कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, दोनों बातें नहीं होंगी। अभी आपको देश के प्रधानमंत्री G20 समिट में गए और वहां पर उन्होंने उनकी तस्वीरें आ गई, उससे आपको तकलीफ हो रही है और आप ये कह रहे हैं ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये इवेंट मैनेजमेंट है। नहीं उदित राज जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए मुझे। आप तो जनता से संवाद की बात कर रहे हैं ना, आप जनता से संवाद की बात कर रहे हैं, तो आपको तो इवेंट मैनेजमेंट से डर ही नहीं लगना चाहिए, आपको तो इवेंट मैनेजमेंट से डर ही नहीं लगना चाहिए उदित राज। फिर क्यों डर लग रहा है, फिर क्यों कहा जा रहा है कि G20 2024 के इलेक्शंस में इसको कैपिटलाइज कर लिया जाएगा? या तो आप जनता को कमतर रखते हैं, डर नहीं है ना आप जनता को या तो कमतर रखते हैं सर, ये दुरुपयोग होगा मीडिया का। ठीक है सर, ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है, तो यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं आज इस टीवी पर सब ध्यान से सुने और वोटर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही है कि राजनीति टीवी पर की जाती है। सुनिए उदित राज जी, बहुत लिमिटेड नॉलेज है मेरी, सुनिए ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। आपके पास एक लंबा राजनीतिक करियर है, राजनीति आज भी ग्राउंड से की जाती है, राजनीति आज भी ग्राउंड पर ही होती है सर, टीवी पर नहीं होती राजनीति, टीवी पर नहीं होती है राजनीति, ग्राउंड पर की जाती है। आप इस फर्क को, आप जनता को कमतर आंकते हैं कि टीवी से जनता चलती है, टीवी से जनता मताधिकार का इस्तेमाल करती है। सर बहुत कमतर आंकते हैं आप तो देश की जनता को, बहुत ही कमतर आंकते हैं। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं आप टीवी से ही जीत जाते हैं इलेक्शन। अगर टेलीविजन से जनता टेलीविजन इस बात का क्या जवाब नहीं करती तो बॉक्स को बंद कर दीजिए। आप देखिए, अब छोटी सी बात, हिमाचल, एक मिनट सुन लीजिए, ऐसी बात कह रहे हैं कि मीडिया ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कह रहे हैं। आप बताइए किस पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया इलेक्शन के समय ऐसी यात्रा करता रहेगा? इलेक्शन खत्म हो गया, हिमाचल का मुखिया भागा रहा, क्यों? उसको भारत जोड़ो यात्रा जो है वो किसी अपनी कमियों को छिपाने के लिए है कि भाई हम हार जाएंगे वहाँ तो फिर से मेरा जो है किरकिरी हो जाएगी पार्टी के अंदर, इसलिए उससे भागने के लिए ये यात्रा पात्रा किया जा रहा है। हकीकत तो है कि ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, यह यात्रा चलता है, उसके बाद यात्रा भी खत्म हो जाएगा। यात्रा तो अगर होता फायदा कि भाई इलेक्शन में जाके इस यात्रा को इधर ही से घुमाते, यहाँ आते इलेक्शन में आप जरा सा कहते हम लीडर हैं, मेरी लीडरशिप में ये लड़ाई, अगुवाई में ये लड़ाई हो रही है, ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, नहीं कह सकते हैं। क्यों? उसका एक ही बात है कि उनको विश्वास जो उनका खो चुके हैं, जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद है ना विश्वास। ठीक है सर, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। अरे मुखिया नहीं, परिवार के सबसे बड़े हैं। ठीक है सर, और प्रोजेक्टेड लीडर। हाँ तो पार्टी के मुखिया नहीं है ना। ठीक है सर, इस वक्त इतना ही है बहस में। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।